नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल यादव है। मैं एक लिवर स्पेशलिस्ट हूँ और सीनियर कंसल्टेंट हूँ विशाल हॉस्पिटल जानकीपुरम लखनऊ में। तो जैसा कि आपको पता है कि 20th ऑफ जुलाई डब्ल्यूएचओ ने ऑफिशियली वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे डिक्लेयर किया गया है। तो जो मेन हमारा मोटिव है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाने का, वो ये है कि लोगों को हम हेपेटाइटिस के बारे में अवेयर कर सकें, ताकि वो अपने और अपने परिवार का इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचाव कर सकें। तो बेसिकली 5 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इनमें हेपेटाइटिस ए और ई जनरली सेल्फ लिमिटिंग होता है, जो 6 से 8 हफ्ते में खुद अपने आप ही ठीक हो जाता है, और कुछ रेयर केसेस में ही ये फल्मिनेंट हेपेटाइटिस की तरह प्रेजेंट करता है। वहीं जो बी और सी है, ये ज्यादातर क्रॉनिक फॉर्म ले लेता है और लंबे समय में आपके लिवर को अफेक्ट करता है। तो आज मैं हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में ही आपसे थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस बी क्या होता है? हेपेटाइटिस बी एक हेपेटाइटिस बी के वायरस के कारण होने वाला इन्फेक्शन है। ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, जो जिसका अलग अलग जोन्स में प्रेवलेंस के हिसाब से बांटा गया है। जैसे कि जो अमेरिका और जो आपके यूरोपियन देश हैं, वहां इसका प्रेवलेंस कम देखा गया है, तो उन्हें लो रिस्क जोन कहा गया है। हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंटरमीडिएट रिस्क जोन में आता है। वहीं साउथ ईस्ट एशिया और कुछ अफ्रीकन देश हाई रिस्क जोन में आते हैं। तो दुनिया भर में लगभग 270 मिलियन लोगों में ये क्रॉनिक इन्फेक्शन है, इसका प्रेवलेंस है, और लगभग 2 बिलियन लोग अफेक्टेड हैं। और हर साल इससे होने वाली मौतें लगभग 7 लाख, जो इससे और इसकी कॉम्प्लिकेशंस के कारण इससे मौतें होती हैं। तो अब अगला सवाल आता है कि ये प्रेजेंट कैसे करता है? ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है, एक अक्यूट हेपेटाइटिस और एक क्रॉनिक इन्फेक्शन। तो अक्यूट हेपेटाइटिस जनरली सिम्प्टोमेटिक होता है, और ये तब बोला जाता है जब इन्फेक्शन हमारी बॉडी में 6 महीने से कम समय में रहे। तो अक्यूट हेपेटाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इसमें जनरली शरीर में हल्का दर्द रहना, बुखार आना, त्वचा पे पीलापन, या फिर उल्टी उल्टी वगैरह होना। तो जब ये सिम्टम आए तो अपने जनरली डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, और आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके आपको रिलीफ हो जाएगा, और फिर आपको रेगुलरली थोड़ा फॉलो अप करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्रॉनिक इन्फेक्शन क्या आता है? तो क्रॉनिक इन्फेक्शन उसे बोलते हैं जब ये हेपेटाइटिस वायरस हमारी बॉडी में एक्सपोजर के 6 मंथ्स बियॉन्ड परसिस्ट करता है। तो अगर मान लीजिए एक टेस्ट आपका आज पॉजिटिव आया है और 6 महीने बाद भी हमने टेस्ट कराया और ये तब भी रहा, तो उसको हम क्रॉनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो क्रॉनिक इन्फेक्शन जनरली साइलेंट इन्फेक्शन बोला जाता है, क्योंकि काफी लोगों में ये इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है। जैसे कि आपने वीजा के लिए अप्लाई किया और वहां पे आपने टेस्ट कराया, उसमें ही पॉजिटिव आ गया, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट में हमने स्क्रीनिंग करवाई, वहां ये पॉजिटिव आ गया। तो जनरली काफी एसिम्प्टोमेटिक ही होता है, और कभी कभी ये हल्के फुल्के लिवर डिरेंजमेंट के साथ, हल्का फुल्का हमारे लिवर एंजाइम्स बढ़े होंगे, तब हम जब इसका टेस्ट कराते हैं तब ये पॉजिटिव आता है। और कुछ केसेस में ये फ्रैंक सिरोसिस, यानी कि एडवांस जब डैमेज हो चुका होता है लिवर में, तभी पकड़ में आता है। तो इसके वेरियस फॉर्म्स हैं इसके प्रेजेंटेशन के, इसीलिए इसका जल्दी इसको डिटेक्ट करना और ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचाव कर सकें, ये अटमोस्ट इम्पोर्टेंस रखता है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए सिंपल एक सरफेस एंटीजन होता है, जिसको हम HBsAg बोलते हैं। वो एक कार्ड टेस्ट के थ्रू भी किया जा सकता है और ELISA के थ्रू भी किया जा सकता है। तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जो आपको फर्दर आपके DNA और फर्दर टेस्ट कराएगा, ताकि ये देखने के लिए आपके शरीर में कितना वायरल लोड है, और इसके साथ ही वो वायरस अभी एक्टिव रेप्लिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब एक्टिवली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे की सिचुएशन में ट्रीटमेंट की जरूरत कई बार नहीं भी पड़ती है। तो अब ये इसका संक्रमण फैलता कैसे है? तो बेसिकली ये और हेपेटाइटिस सी दोनों ही ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट्स के थ्रू ही मुख्यतः फैलते हैं। तो पहले के जमाने में जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान इसकी स्क्रीनिंग नहीं की जाती थी, तो काफी कॉमनली ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलता था। हालांकि अब क्योंकि सारे ही ब्लड बैंक्स में स्क्रीनिंग उपलब्ध है, तो ये उसके थ्रू कम फैलता है। इसके अलावा अनप्रोटेक्टेड सेक्स और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स भी एक इम्पोर्टेंट कारण होता है इसकी फैलने का। साथ ही हेल्थ केयर वर्कर्स में इंसिडेंटल नीडल प्रिक्स या फिर पॉजिटिव केसों से बॉडी फ्लूइड से एक्सपोज हो जाना, ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण होता है इससे एक्सपोज होने का, इसके संक्रमण को ग्रसित करने का।
साथ ही ये माँ से बच्चे को भी हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और स्पेशली ड्यूरिंग डिलीवरी। तो इसलिए अब इसके बचाव उस टाइम पे होती हैं, जैसे कि रेजर, टूथब्रश, ये उसके थ्रू भी फैल सकता है। साथ ही ये माँ से बच्चे को भी फैल सकता है, स्पेशली ड्यूरिंग डिलीवरी। तो इसके लिए ड्यूरिंग डिलीवरी जो बच्चों को हम इम्यूनोग्लोबिन वगैरह देते हैं, ये बचाव करने में काफी हेल्प करता है। उसके साथ ही और बचाव के क्या तरीके हैं इसके संक्रमण को रोकने के लिए? तो हेपेटाइटिस बी के लिए अच्छी बात यह है कि हमारे पास बहुत अच्छी वैक्सीन अवेलेबल है, जो हम 3 डोजों में, जैसे 1 डोज आज लगाएंगे, 1 डोज 1 महीने बाद लगाएंगे और 1 डोज उसके 6 महीने बाद लगाएंगे। तो 3 डोजों में हमारे पास इसकी वैक्सीन उपलब्ध है, जिसका जो काफी इफेक्टिव है। इसमें हमारा टारगेट रहता है कि हमारा जो इम्यूनोग्लोबिन टाइटर है, जो एंटीबॉडी टाइटर है, वो 100 के ऊपर रखना। उस हिसाब से हम अपने आप को वैक्सीनेट कर सकते हैं। इसके साथ ही अदर प्रोटेक्शंस, जैसे कि आप यूज नीडल्स का इस्तेमाल ना करें, प्रोटेक्शन के साथ ही सेक्स करें, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना रखें, आईवी ड्रग अब्यूज ना करें। तो ये और शेयर्ड चीजें, अपनी चीजें दूसरों से शेयर ना करें, जैसे कि टूथब्रश और अपना सेपरेट रखें, रेजर अपना सेपरेट रखें। तो ये मुख्यतः कुछ बचाव के इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। तो नेक्स्ट, अब इसका इलाज क्या है? तो अब कुछ काफी इफेक्टिव दवाइयां आ गई हैं, जैसे कि पहले तो इंजेक्शन, वीकली इंजेक्शन लगता था, जिसके खुद के अपने कुछ साइड इफेक्ट थे, जैसे उस दिन इंजेक्शन लगने के बाद फ्लू लाइक इलनेस वगैरह होती थी। तो उस थेरेपी का फायदा ये होता था कि हमारे पास एक डेफिनेटिव ड्यूरेशन था कि हमें अगर 48 से 52 हफ्ते तक हम इलाज करके हम इसको काफी हद तक वायरस को कंट्रोल में कर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि दवाइयां अच्छी आ गई और भी बेहतर आ गई हैं, तो उसमें मुख्यतः 3 दवाइयां, जैसे एंटिकावीर है, टीनोफोविर डिसोप्रेक्सिल है और टीनोफोविर अल्फिनामाइड है। ये उससे भी ज्यादा इफेक्टिव पाई गई हैं। तो हमारा मेन टारगेट होता है कि इसमें हम जो हेपेटाइटिस बी का जो वायरल लोड है उसको हम कम कर लें और इसका रेप्लिकेशन बंद करा सकें, ताकि वायरस इनफेक्टिव हो जाए और ये आने वाले समय में जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे सिरोसिस है या फिर इससे जो कैंसर खतरा होता है, उसको हम खत्म कर सकें। तो ये हमारा मेन टारगेट थेरेपी का होता है। और कुछ लगभग 3 से 5% केसेस में हम इस वायरस को कंप्लीटली खत्म करने में, बॉडी से निकालने में भी सामर्थ्य हैं इन नई मेडिसिन के थ्रू। आगे अब हम हेपेटाइटिस सी के बारे में बात करते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन के थ्रू होता है। हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन हेपेटाइटिस सी वायरस के थ्रू होता है। ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है, जिसके कई जीनोटाइप्स होते हैं, जैसे कि 1A, 1B, जीनोटाइप 2, 3, 4, 5 और 6। और ये अलग अलग देशों में अलग अलग जीनोटाइप्स के हिसाब से भी इसका प्रेवलेंस डिवाइडेड है। तो जो हमारे इंडिया में मोस्टली जीनोटाइप 3 और जीनोटाइप 1 ज्यादा कॉमनली पाया जाता है, स्पेशली नॉर्थन इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में जीनोटाइप 3 ज्यादा प्रेवलेंट है, वहीं सदर्न इंडिया में जीनोटाइप 1 ज्यादा प्रेवलेंट है। ओवरऑल अराउंड 170 मिलियन लोगों में हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है और हर साल लगभग 3.5 लाख लोग इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से का शिकार होते हैं और उनसे मौत का कारण बनते हैं। तो अब ये हेपेटाइटिस सी प्रेजेंट कैसे करता है? हेपेटाइटिस सी अक्यूट हेपेटाइटिस की तरह बहुत ही कम रेयरली प्रेजेंट करता है और जनरली क्रॉनिक इन्फेक्शन के थ्रू ही प्रेजेंट करता है। तो क्रॉनिक इन्फेक्शन, जैसा कि मैंने उसमें बताया, कि जनरली एसिम्प्टोमेटिक ही होता है और इंसिडेंटली ही डिटेक्ट किया जाता है और कभी-कभी एडवांस स्टेज में सिरोसिस या फिर हेपेटाइटिस सेलुलर कार्सिनोमा होने के बाद ही डिटेक्ट होता है। और ये 5 में से 4 लोगों में एक्सपोजर के पश्चात क्रॉनिक रूप में ही तब्दील हो जाता है और एक्सपोजर के 15 से 30 साल पश्चात ये उनमें इन्फेक्शन, उनमें सिरोसिस या फिर कैंसर का रूप धारण कर सकता है। तो इसके बचाव के तरीके और एक्सपोजर के तरीके लगभग सेम हैं जैसे हेपेटाइटिस बी में था, क्योंकि ये भी मेनली ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू ही इन्फेक्ट होता है। पर इसमें एक स्पेशली एक चीज का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें इसके लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, तो हमें खास इसका सावधानी से ही इसका बचाव है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो एक्स्ट्रा ग्लव्स वगैरह का यूज करें, बाकी अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें, नीडल और आईवी यूजर्स फ्रेश नहीं ही इस्तेमाल करें। तो ये जनरली कुछ चीजें हैं जिनसे बचाव कर सकते हैं। और अब ये सवाल आता है कि हम इसको, हमें पता कैसे चलता है, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं?
तो इसके लिए हम anti-HCV जो हेपेटाइटिस सी का वायरस का एंटीबॉडी टेस्ट होता है, सबसे पहले वो करते हैं, और वो पॉजिटिव आने पर इसका हम आरएनए HCV आरएनए और उसके बाद HCV जीनोटाइप का टेस्ट कराते हैं, और उसी के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें स्पेसिफिकली कौन सी मेडिसिन देनी पड़ती है। तो अब इसका ट्रीटमेंट में थोड़े समय पहले तक इसमें भी वीकली इंजेक्शंस काफी इफेक्टिव होते थे, लेकिन अब क्योंकि इसके लिए बहुत ही हाईली इफेक्टिव मेडिसिन आ गई हैं, इनका अराउंड 90 to 95% क्योर रेट है, और बहुत ही शॉर्ट और डिफाइंड ट्रीटमेंट ड्यूरेशन भी है। मतलब 12 से 24 हफ्ते में आपका ये पूरी तरह से ठीक होने में सक्षम है, इतनी अच्छी दवाइयां आ गई हैं। तो ये बहुत अच्छे साइन हैं। तो जो हमारा मेन मोटिव था कि हम जैसे WHO का मेन मोटिव है कि 2030 तक हम हेपेटाइटिस बी और सी से पूरी तरह निजात पा लें, तो उसमें ये नई दवाइयां काफी हेल्प करेंगी, स्पेशली सी के लिए। उसमें जो भारत में जो दवाइयां अवेलेबल हैं, उसमें लेडीपासवेर, डेक्लाटासवेर, वेल्पाटासवेर और सोफोजोविर, ये 4 दवाइयां हैं जिन्हें हम जनरली कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द जीनोटाइप। तो इस हेपेटाइटिस डे पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज ही अपने नियर बाई हॉस्पिटल में जाके अपने और अपनी फैमिली का स्क्रीनिंग करवाएं, ताकि हम इससे अपने और अपने परिवार को बचाव कर सकें और इस खतरनाक बीमारी का इस दुनिया से सफाया कर सकें। थैंक यू।